स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15। अब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। उसमें थीम मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं। थीम मेंबर रिंग में क्या हो रहा है कि उसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 है। तो इन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं उनके भी जो अपवर्ड डायरेक्शन में उनके भी जो रिपल्सन हो रहा है, उस टॉर्सन स्ट्रेन जो होता है वो 3 पेयर होता है ऊपर के साइड, और नीचे के साइड 3 पेयर टॉर्सन स्ट्रेन होता है। तो इसके कारण 1 टॉर्सल स्ट्रेन के कारण 1 किलो कैलोरी पर मोल उसकी अनस्टेबिलिटी आती है। लेकिन यहाँ पर 6 हैं पेयर, तो उसके कारण 6 किलो कैलोरी पर मोल आने चाहिए। पर यहाँ देखा गया कि एक्चुअल एनर्जी जो है 27 किलो कैलोरी पर मोल अनस्टेबिलिटी आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखा गया कि इसका रीज़न है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होता है, 21 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा आता है। जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब मॉलिक्यूल मिलते हैं जैसे कि एल्केन में, तो sp3 जो मिलता है वो 180 डिग्री में बनाता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इससे लीनियर बॉन्ड बनता है। लेकिन जो ये थर्ड मेंबर रिंग में जो बना है sp3 के हाइब्रिडाइजेशन से, वो लीनियर ना होकर थोड़ा सा बेंट होता है। इसमें ओवरलैपिंग तो होता है लेकिन वो गुड एक्सटेंट में नहीं होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा वीक रहता है। वो फुल्ली हेडवाइज ना होकर के थोड़ा सा टिल्टेड हो गया रहता है इसमें बॉन्ड। ये बेंड बॉन्ड रहता है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप रहता है उसमें ये क्या चाहता रहता है, ये बॉन्ड को तोड़ना चाहता रहता है। ये इजली इसलिए बॉन्ड ब्रेक करके रिएक्शन देता है। तो इसी के कारण इसका क्या आता है, एक्चुअल एनर्जी 27 किलो कैलोरी पर मोल आता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इस रिंग में हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उस रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ये 3 मेंबर रिंग भी है। तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन हम करते हैं, H2P2O2 अगर डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड को केवल हाइड्रोजनेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर के क्या होता है, इसके साइक्लिक रिंग भी जो 3 मेंबर का रिंग है वो भी क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो रिंग के पास वाला बॉन्ड टूट सकता था या रिंग के दूर वाला। तो इस पर रिंग के दूर वाला बॉन्ड टूटता है, क्योंकि रिंग के पास वाले बॉन्ड के लिए अटैक कहाँ से करना पड़ेगा, रिंग के साइड से अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, रिपल्सन आएगा, मतलब रिंग के साइड से अटैक करना पड़ेगा, मतलब रिंग के ऊपर साइड से अटैक करना पड़ेगा, पीछे साइड से। लेकिन रिंग के पैरेलल बॉन्ड से अगर हम अटैक करें तो उसमें कोई भी हमको रिपल्सन नहीं होगा, डायरेक्ट वो सामने साइड से आके इसलिए बॉन्ड को अटैक करेगा, इसलिए वो वाला फेवरेबल रहेगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाला एक देख रहे हैं एग्जांपल, ये कार्बन की जिस सेंटर पर अटैक कर रहा है उस पर न्यूक्लियोफाइल PHS- वो अटैक कर रहा है। इस अटैक के लिए फेवरेबल कंडीशन ये है कि इसके बॉन्ड टूटने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये इसके डबल फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, जो रिंग को इसको तोड़ना है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो वहाँ पर लेके कार्बन को, एक्टिव कार्बन को माइनस कर दे रहा है, और यहाँ पर COOET ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये इनोलेट फॉर्म करता है। बाद में इसमें अगर H3O+ को हम रिएक्ट कराएं, इतना बस दें कि ये ओनली हाइड्रोजनेशन हो सके, तो यहाँ पर H अटैक करके इसको सेचुरेटेड बना देता है। इस प्रकार यहाँ पर भी रिंग ओपन हो जाता है। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये चेयर फॉर्म में रहता है, जिसकी 0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है। लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, हाफ चेयर में ट्रांसफ़र होता है, मतलब उसकी एक जो भुजा रहती है वो नीचे की ओर गिरने लगती है और वो हाफ चेयर में ट्रांसफ़र होने लगता है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो ट्विस्टेड बोट में चेंज होने लगता है। उसके बाद वो बोट फॉर्म में बनता है, बोट फॉर्म में बनने के बाद फिर से वो ट्विस्टेड में होता है, और ट्विस्टेड से फिर वो हाफ चेयर में होता है। उसके बाद वो भुजा उठने लगती है उसकी दूसरे साइड की, और ये फिर क्या हो जाता है, फिर से चेयर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इन सारी प्रोसेस में जो साइक्लोहेक्सेन है वो अपना फ्लिपिंग कर लेता है, वो जिस फॉर्म में रहता है उससे अपोजिट हो जाता है, माने कि एक दूसरे का मिरर इमेज की टाइप बन जाता है। लेकिन ये क्या होता है, एक दूसरे के आइडेंटिकल ही रहते हैं। तो इसके जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उसमें सारे के सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते ही हैं हम।
केवल ट्विस्टेड बोट को छोड़ के। ट्विस्टेड बोट में पेलम सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए वो कायरल होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है 10.8 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद होती है बोट फॉर्म की 7.0 और उसके बाद आती है ट्विस्टेड की। चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होता है ट्विस्टेड, उसके बाद होता है बोट फॉर्म और सबसे अनस्टेबल होता है हाफ चेयर फॉर्म। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बनाएं तो क्या होता है कि किसी भी का मॉलिक्यूल का अनस्टेबिलिटी एनर्जी जीरो नहीं होता है। इसको ओरिजिन से थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं और इसको अगर हम बनाएं तो इसमें क्या आता है, पहले हाफ चेयर के लिए एनर्जी बढ़ता है, फिर ट्विस्टर के लिए कम होगा, फिर बोट के लिए थोड़ा बढ़ेगा और इसके बाद फिर उसका मिरर इमेज के लिए सेम उसको हम रिपीट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चेयर की होगी, फिर ट्विस्टेड बोट की होगी, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की। हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अगर हम फ्लिपिंग की बात करें तो फ्लिपिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको हमको देखना पड़ेगा। फ्लिपिंग में जो होता है अपवर्ड कार्बन जो होता है वो डाउनवर्ड कार्बन में चेंज हो जाता है। सेकंड क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल से चेंज हो जाता है। लेकिन नेचर ऑफ वैलेंसी मतलब कि अगर एक्सियल इक्वेटोरियल में भी चेंज हो रहा है तो वो जो अपवर्ड था एक्सियल में तो इक्वेटोरियल में भी आकर अपवर्ड ही रहेगा, वैसे ही वैसे का वैसे रहेगा। उसका वैलेंसी में का नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे नेचर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा था, इस सब्स्टिट्यूएंट वाले जो मेथाइल ग्रुप हैं उनका नेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ ना हाइड्रोजन का। लेकिन जो नेचर मतलब वैलेंसी में जो प्रेजेंट थे, मतलब रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट थे उनके नेचर चेंज हो जा रहे थे, अपवर्ड डाउनवर्ड में हो रहा था। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो जोड़े हैं उनका चेंज नहीं होगा, बस एक्सियल इक्वेटोरियल से चेंज होंगे। अगर हम सीस की बात करें, सीस किसे कहेंगे, अपवर्ड को हम सीस कहते हैं। हमको एक्सियल इक्वेटोरियल से कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सियल अपवर्ड है तो सीस होगा, डाउनवर्ड है तो सीस होगा। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड आ गया कहीं पर तो वो ट्रांस कहलाएगा, और डाउनवर्ड और अपवर्ड आ गया तो वो भी ट्रांस कहलाएगा। जैसे हम देख रहे हैं एग्जांपल में 1-2 पोजीशन में एक्सियल और इक्वेटोरियल दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या अपवर्ड है, अब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में, तो वो दोनों क्या हो गए, सीस हो गए। ऐसे ही फर्स्ट कार्बन में और सेकंड कार्बन में जो एक्सियल है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गए, तो इसलिए वो ट्रांस हो गए। ऐसे ही सेम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के लिए भी सेम वर्क करेगा। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में चेंजेस क्या आता है कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में एक्सियल ट्रांस आ जा रहा था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में एक्सियल दोनों अपवर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या था, एक्सियल एक अपवर्ड था एक डाउनवर्ड था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में दोनों एक्सियल अपवर्ड है, इसलिए एक्सियल यहाँ पर क्या हो जाता है, सीस हो जाता है, और एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ पर ट्रांस हो जाता है। और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को देखें तो ये सेम कॉपी होता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की तरह। अगर हम साइक्लोहेक्सेन का रिंग देखें, वहाँ पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस मेथाइल ग्रुप से क्या होगा, थर्ड पोजीशन में 1-3 पोजीशन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे वो उस मेथाइल ग्रुप से इंटरेक्शन करेंगे, और ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, मेथाइल हाइड्रोजन इंटरेक्शन कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। डाई एक्सियल क्यों, डाई एक्सियल पोजीशन में है, मतलब कि डाई एक्सियल है, दो हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन में है और 1-3 में है, इसलिए 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, और ऐसा 2 इंटरेक्शन होगा। तो एक इंटरेक्शन से जो हम एनर्जी जानते थे 0.9 थी, तो इस प्रकार डाईएक्सियल से कितनी एनर्जी चेंज हो जाएगी, 2 एनर्जी, 2 इंटू 0.9 मतलब कि 1.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चेंज होगा। इस डाईएक्सियल इंटरेक्शन को ही ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन हम किस में कह रहे थे, ब्यूटेन में। क्यों, ब्यूटेन के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में ऐसा इंटरेक्शन हो रहा था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ कार्बन में सेम प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसे ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन साइक्लिक में कह सकते हैं, या एसाइक्लिक का ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन ही साइक्लिक में 1-3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन कहलाता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका फ्लिपिंग करने वाला क्या देगा। फ्लिपिंग करने वाला एक भी क्या नहीं देता है, इंटरेक्शन नहीं देता है, क्योंकि एक्सियल जो इक्वेटोरियल में चला गया रहता है
और इक्वेटोरियल सीस में एक्सियल के साथ कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये फुल्ली स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल रहता है, 0 किलो पर मोल होता है। तो अब इसका हमको एनर्जी पता है, तो इसको के इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टर्न रिएक्टेंट में। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही बनेगा, इसलिए के इक्विलिब्रियम हमेशा ज़्यादा आएगा 1 से। दूसरा, इसको हम डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के में रखकर इसका हम परसेंट निकाल सकते हैं। इसको पहले मोल फ्रैक्शन में रखेंगे इसके वेरिएबल्स को, फिर उससे फिर परसेंट में निकाल सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर हम बात करें होमोडाई सब्स्टिट्यूशन की, अगर 1-2 पोजीशन में मैथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक बार मिथाइल ग्रुप दोनों सीस में रहेंगे, एक बार ट्रांस में रहेंगे। अब हम चेक करते हैं सीस में क्या होगा और ट्रांस में कितने गाउचे इंट्रैक्शन देंगे। अगर सीस फॉर्म में देखें तो एक मिथाइल जो है एक्सेल में है, वो क्या करेगा, सीस वाला क्या करता है कि दोनों अगर एक्सेल में है मतलब कि दोनों क्या है, अपवर्ड है। दोनों अपवर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को एक्सेल में रखना पड़ेगा, एक को इक्वेटोरियल में रखना पड़ेगा। तो अब आजू बाजू में एक्सेल इक्वेटोरियल अपवर्ड में आ गए ये, तो ये जो मैथाइल ग्रुप रहेगा एक, वो तो दो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शन कर लेगा। लेकिन जो नीचे वाला मैथाइल के साथ वही मैथाइल क्या करेगा, ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन करेगा। ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन कहें या इसे 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शन कहें, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर 3 ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन हो गया। इसको हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन को पहले हमको देखना पड़ेगा न्यूमन के में, इसके जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उसको न्यूमन में थोड़ा एज्यूम करेंगे, तो उससे हमको डायरेक्टली दिखता है कि मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपस में गाउचे फॉर्म में है, इसलिए इस यहाँ पर एक ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन पाया जाएगा। अब जब हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो जब वो ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो दोनों एक्सियल में चले जाते हैं, और दोनों एक्सियल में जाने के कारण क्या होता है कि अगर हम देखें तो इसमें 4 क्या हो जाते हैं, मिथाइल हाइड्रोजन के साथ क्या करता है इंटरेक्शन करके 4 ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन दिखाता है। लेकिन इसका मिरर इमेज नहीं, इसका फ्लिपिंग चीज़ क्या दिखाता है कि दोनों इक्वेटोरियल में चले गए हैं, और इक्वेटोरियल में जाने के कारण इसमें आपस में ही बस क्या होता है, ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन होता है, और कहीं पर भी ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन नहीं देता है। तो इसमें क्या है, ये फ्लिपिंग वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो विदाउट फ्लिपिंग था उसमें जो है मिथाइल अपने से एक दूसरे से क्या हुए हैं, अगर न्यूमैन पोजीशन में देखें तो एंटी में चले गए हैं, तो उसमें तो कभी भी क्या नहीं पाया जाता है, ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन। तो उसमें ओनली 4 थे, और ये जो फ्लिपिंग वाला है उसमें ओनली एक इंटरेक्शन है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर 1-2 पोजीशन में एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उनमें 1 क्या होगा, ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल एक्सियल में बस ओनली प्रेजेंट है, तो ये जो 1 ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन बताया जा रहा है वो मिथाइल के बीच बताया जा रहा है। तो अगर वैसे ही एक्सियल में अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो इन दोनों के बीच नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ पाया जा सकता है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने पहले सारे एग्जांपल में उसको डिस्कस किया, लेकिन अभी जो 1-2 पोजीशन में कह रहे हैं वो मिथाइल का आपस में इंटरेक्शन का बात किए। जो एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहेंगे तो 1 ब्यूटेन गाउचे इंटरेक्शन देंगे, लेकिन एक्सियल रहने पर 0 देगा। अगर हम 1-3 पोजीशन में डाई सब्स्टिट्यूशन करें तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले देखते हैं एक्सियल और एक्सियल इक्वेटोरियल 2 प्रकार के फॉर्मेशन हो सकता है, सीस ट्रांस हो सकता है। तो सीस में क्या होता है कि उसमें 2 फॉर्म बनते हैं, या तो इक्वेटोरियल, अब एक्सियल है मैंने अपवर्ड है, तो अपवर्ड इसमें 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो एक्सियल लगा लें हम, या इक्वेटोरियल लगा लें। लेकिन हम हमेशा ऐसे लगाते हैं कि वो आप इक्वेटोरियल होकर अपवर्ड हो जाए। तो हम सबसे पहले इक्वेटोरियल में ही रखना पसंद करेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल में रखने से इनमें इंटरेक्शन कम होगा और मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो हमको सबसे पहले इक्वेटोरियल में रख के ही चेक करना चाहिए। तो ऐसा पोजीशन में रखने पर क्या होता है, इसमें 0 क्या हो जाता है,
ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन रहता है, तो जिससे ये ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर इन्हें एक्सियल पोजीशन में रख दें, जो इसका फ्लिपिंग करने के बाद बनता है, तो उससे क्या आता है कि हाइड्रोजन से तो दोनों ही मेथाइल ग्रुप क्या करते हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन करते हैं, और साथ में मेथाइल भी आपस में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन या ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन करते हैं। तो जो हाइड्रोजन के साथ करते हैं इसके लिए तो 1.8 हो जाएगा, लेकिन जो आपस में मेथाइल ग्रुप कर रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें साइक्लिक में ऐसे मेथाइल ग्रुप आपस में कर रहे हैं इंट्रैक्शन, तो इसके कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज आता है और 3.6 किलो कैलोरी पर मोल का चेंज आता है। तो टोटल 5.4 कैलोरी पर मोल का चेंज आया है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बताता है इसको। तो इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल था। और अगर हम एक को वेज एक को डैश में लें, मतलब एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड लें, तो उसमें क्या होता है, 1,3 पोजीशन में इसमें केवल 2 ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन होता है, जो कि एक्सियल रहता है मेथाइल, उसी से होता है। अब हीट ऑफ कम्बशन की बात करते हैं। हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जानते हैं, जो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण जो एनर्जी में चेंज आता है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। लेकिन हीट ऑफ कम्बशन की बात करें तो क्या होता है, जैसे हम मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं और उसके कारण जो उसमें चेंजेस आ रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है, तो ये 3D में हम जब इसके स्ट्रक्चर हिसाब से, स्टीरियो हिसाब से देख रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करते हैं सब डिफरेंट पोजीशन में, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आते जाता है, मतलब उसमें जो अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी आती है, उससे जो अगर उसको हम ब्रेक करते हैं तो उससे जो हीट ऑफ कम्बशन रिलीज़ होता है उसको हम काउंट करते हैं हीट ऑफ कम्बशन में। मतलब कि हम डिफरेंट पोजीशन में ले रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो उससे उसमें उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंट चेंजेस हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम हीट ऑफ कम्बशन में स्टडी करते हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन होगा उतना ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और उतना ही ज़्यादा क्या हीट ऑफ कम्बशन होगा। क्योंकि हम पहले ही सारे केसेस का स्टडी कर लिए हैं, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया है, तो एक बार वो उसको एक्सियल में रख लिया है 1,2 पोजीशन में, एक बार 1,3 पोजीशन में, और एक बार 1,2 पोजीशन में एक्सियल इक्वेटोरियल में रख लिया है। और हम इसके बेसिस पे, हम पिछले स्टडी के बेसिस में इसमें कितना इंटरेक्शन होगा देख सकते हैं। उसके हिसाब से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी या उतनी ज़्यादा क्या हीट ऑफ कम्बशन से निकाल सकते हैं। तो फिर ऐसा ही चारों के लिए कर दिया है, 4 सब्स्टिट्यूएंट चेंज किया है, मेथाइल ग्रुप लगा दिया है और चारों में डिफरेंट पोजीशन में रख दिया है, और नंबर ऑफ इंटरेक्शन पूछ करके उसकी स्टेबिलिटी को जज करने बोला है, और उसके अकॉर्डिंग पर जो ज़्यादा अनस्टेबल उसका हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा होता है। हेटेरोडाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक मेथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक एथाइल ग्रुप को, दो डिफरेंट ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम जानते हैं कि मेथाइल ग्रुप और एथाइल ग्रुप को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं किस पे, 1,4 पोजीशन पे, तो इससे क्या हो रहा है कि 1,4 पोजीशन में जब मेथाइल एक्सियल में होता है तो वो क्या करेगा, ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन दिखाएगा किससे, 2 हाइड्रोजन से। और अगर इथाइल ग्रुप एक बार रहेगा, क्योंकि हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, तो एक बार इथाइल ग्रुप जब आएगा एक्सियल में तो वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन दिखाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेथाइल और इथाइल दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में क्या दिखा रहे हैं, मतलब एक बार फ्लिपिंग के वाले में एथाइल दिखा रहा है, एक बार विदाउट फ्लिपिंग वाले में एथाइल दिखा रहा है। तो एथाइल क्या है, ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, तो इनका इंटरेक्शन से क्या ज़्यादा होगा, ब्यूटेन गाउसियन इंटरेक्शन का क्षमता ज़्यादा होगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसकी ज़्यादा क्या होगी, हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा होगी। और इसीलिए अगर मॉलिक्यूल को स्टेबल रखना होता है तो बल्कि ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना प्रेफर करते हैं। तो जब भी हमको अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा साइक्लोहेक्सेन का, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन में लेकर आगे हम प्रोसेस करें।